हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। कैसे हैं आप सभी? जैसा कि आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे डेली हम आपकी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम डेली यहाँ पे आप लोगों की छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की तैयारी करा रहे हैं। और अभी तक हमने आपको बहुत सारी तैयारी करा चुके हैं। सीजी टेट की भी तैयारी हमने कराई हुई थी। आपको सारे सेशंस उसमें मिल जाएंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे आपकी शिक्षक भर्ती की विभिन्न सब्जेक्ट्स पर आपकी प्रिपरेशन करा रहे हैं फ्रेंड्स। डेली आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार एमसीक्यू सेशंस लेकर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। और आज एक नई आपके लिए सेशन लेकर आए हैं। देखिए, सब्जेक्ट है हमारा विज्ञान का। तो विज्ञान किससे पहले भी हमने बहुत से सेशंस करा चुके हैं आपके शिक्षक भर्ती के, आप सबको देख सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशंस हैं, कोई भी क्वेश्चन आप मिस नहीं कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और पहला हमारा क्वेश्चन है, द्रव में अंशतः डूबी हुई छड़ टेढ़ी क्यों दिखाई पड़ती है? तो ऑप्शन है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। चलिए आंसर कीजिए, क्या रीज़न है इनमें से जिसकी वजह से द्रव में अंशतः डूबी हुई छड़ जो है थोड़ी सी टेढ़ी दिखाई देती है? ये सब आप लोगों ने खुद भी मतलब अपने जनरल डेली यूज लाइफ में देखा ही होगा कि अगर आप चम्मच को पानी के अंदर डुबा, थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई देता है चम्मच का अंदर वाला भाग। या फिर अगर आप किसी छड़ को पानी के अंदर पानी गिलास में डुबाते हैं, तो आप खासकर कांच के गिलास में आप देखेंगे ना, तो आपको अच्छे समझ में आएगा वो चीज़ कि कांच के गिलास में पानी की छड़ डुबाते हैं तो पानी के ऊपर वाला जो कांच का जो भाग होता है, मतलब कि छड़ का भाग होता है, वो अलग दिखाई देता है। और जो पानी के नीचे वाला जो कांच का छड़ का जो हिस्सा होता है ना, वो थोड़ा सा अलग हटके दिखाई देता है, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा आपको लगता है। आपको ऐसा लगता है कि ऊपर वाला भाग नीचे वाले भाग से अलग है। ऐसा क्यों दिखाई देता है, यही पूछा है आपसे। ठीक है, तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे आपको। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, सूर्य से प्राप्त रंगों में किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ऑप्शन देख लीजिए इसके, लाल, नारंगी, पीला, बैंगनी। देखिए, सूर्य से जो प्रकाश आता है, तो प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है आप लोग को पता है ना? प्रकाश में 7 रंग होते हैं, आप लोग को पता होना चाहिए। तो उन 7 रंगों में क्या क्या रंग होता है? लाल, पीला, हरा, नीला, बैंगनी, है नहीं, ये सब होते हैं ना उसमें। तो इसमें से सबसे सर्वाधिक विक्षेपण किसमें होता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। विक्षेपण पता है आपको? रंगों का विक्षेपण क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सबसे अधिक विक्षेपित कौन सा रंग होता है? बैंगनी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 29। तो ऑप्शन है लाल, नीला, हरा, इन तीनों का। तो प्राथमिक रंग किसे कहेंगे हम? तो हमारे जो 7 रंग होते हैं, ठीक है, विबग्योर आप लोग को पता है। तो 7 रंगों में 3 जो होते हैं उन्हें हम प्राथमिक रंग, प्राइमरी कलर्स कहते हैं। तो इन 3 रंगों में कौन सा, इन चारों में से कौन सा कलर है उसमें, कि तीनों है कि इनमें से कोई नहीं है? आप मुझे बताइए, आंसर कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं फ्रेंड्स, और कई बच्चों को इसके आंसर नहीं पता होते, जबकि बहुत ही ईजी क्वेश्चन हैं। 29 राइट आंसर इज ऑप्शन डी। तो देखिए, लाल, नीला और हरा, ये तीनों ही आपके प्राइमरी कलर्स हैं। ठीक है, और इसके अलावा सेकेंडरी कलर्स भी आते हैं। सेकेंडरी कलर्स क्या होता है मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। प्राइमरी कलर तो मैंने आपको बता दिया, लाल, नीला और हरा होता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सेकेंडरी कलर्स कौन कौन से होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है, मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? ऑप्शन है कॉर्निया, प्यूपिल, रेटिना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए, मनुष्य की आंख में जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, तो हमारी आंखों में जो वस्तु का प्रतिबिंब है, इमेज है, वो कौन से हिस्से में बनता है? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सभी को पता है। इसका आंसर रेटिना हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑफ कोर्स छोटे बच्चे को ही पता है इसका आंसर, क्लास 6 के बच्चे को ही पता होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, अबिंदुकता यानी एस्टिग्मेटिज्म दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अबिंदुकता, एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है आप सभी को पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो मैं कमेंट करके बताइए क्या होता है। ठीक है, और इसका ऑप्शन देखिए, उत्तल, अवतल, समतल या बेलनाकार। तो किस लेंस का उपयोग करेंगे इसकी उपचार करने के लिए, इसको दूर करने के लिए? बताइए। विज्ञान के बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, ये जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है,
तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बेलनाकार, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आप मुझे बताइए कमेंट करके कि एस्टिग्मेटिज्म होता क्या है, ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म। क्वेश्चन नंबर 32, दूर दृष्टि दोष या हाइपर मेट्रोपिया दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है उत्तल, अवतल, समतल या बाईफोकल। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आज के क्वेश्चन सब मुझे बहुत इजी लग रहे हैं, पता नहीं आप लोगों को कैसे लग रहे होंगे। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो इजी होंगे, ठीक है। जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स जो हमारे साथ सीधी टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इजी होंगे क्वेश्चंस, ठीक है। और जो नए स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप डेली ऐसा क्लास अटेंड कीजिए, आपकी भी तैयारी हो जाएगी अच्छे से, आप देखेंगे। तो देखिए 32, तो हाइपर मेट्रोपिया या दूर दृष्टि दोष के लिए हम जिस लेंस का उपयोग करते हैं वो कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए 33, सामान्य आंखें के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि मतलब आप कितनी दूर तक की चीज़ को आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, मतलब कितनी दूर उसकी मिनिमम होनी चाहिए, कितनी दूरी पर। तो देखिए 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अक्सर एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम में, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 25 सेंटीमीटर होगी हमारे सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ठीक है, सामान्य आँख की बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन 34 देखिए, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? देखिए ऑप्शन है नीला, हरा, उजला या काला। तो देखिए जब हम पृथ्वी पर से देखते हैं आकाश को, धरती पर से देखते हैं आकाश को, तो आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है, सभी को पता है। और नीला क्यों दिखाई देता है? वर्ण विक्षेपण के कारण दिखाई देता है, ठीक है। और सबसे अधिक वर्ण विक्षेपण कौन से कलर का होता है? बैंगनी कलर का होता है ना। इसी वजह से हमें आकाश थोड़ा सा हल्का नीला कलर का दिखाई देता है। लेकिन जब हम अंतरिक्ष से हम अपने आकाश को देखेंगे, पृथ्वी के आकाश को, तो उसका कलर हमें कुछ अलग दिखाई देगा। तो वो कलर कैसा दिखाई देगा वो पूछ रहा है यहाँ पे। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काला दिखाई देगा। क्यों काला दिखाई देगा? क्योंकि पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है फ्रेंड्स, ठीक है। और वायुमंडल ना होने की वजह से वहाँ पे वर्ण विक्षेपण की प्रक्रिया भी नहीं होती है, तो वो हमें काला ही दिखाई देगा। अगला देखिए 35, जब लाल फूल को हरे रंग के कांच के टुकड़े से देखा जाता है तो वह प्रतीत होता है। तो लाल फूल है और उस फूल को आप हरे रंग के कांच के टुकड़े से आप देखेंगे तो उस कलर कैसे दिखाई देगा? ऑप्शन है लाल, काला, हरा या पीला। 35 क्वेश्चन को समझ लीजिए, देन आंसर कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। तो लाल रंग का फूल है और उसे आप हरे कांच के टुकड़े से आप देख रहे हो तो कैसा दिखाई देगा? वो काला दिखाई देगा, ठीक है, काला दिखाई देगा, इसको याद रखना है आपको। तो इसका मतलब ये है कि जब लाल और हरे को हम मिक्स करेंगे कलर को, तो हमें कौन सा कलर मिलेगा? काला कलर मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, प्रतिरोध का मात्रक होता है। सो ऑप्शंस है ओम, मीटर, ओम, वोल्ट या मोह। बताइए क्या हो जाएगा? 36 प्रतिरोध का मात्रक। तो देखिए प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 देखिए, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो ऑप्शन देख लीजिए, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, 1.16 इंटू 10⁻19 कूलम, 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम, 16 इंटू 10⁻19 कूलम। बताइए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए इसका आंसर, क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर पूछा गया है ये क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो सभी को पता होना चाहिए इसका आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, निम्न में से कौन अर्धचालक है? सेमीकंडक्टर है। ऑप्शंस है सिलिकॉन, जर्मेनियम, आयरन, ए व बी दोनों। चलिए आंसर कीजिए, अर्धचालक कौन सा हो जाएगा? तो ये तो हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है, कंप्यूटर की क्लास में भी हमने पढ़ा हुआ है सेमीकंडक्टर। तो देखिए सिलिकॉन तो है ही, और सिलिकॉन के साथ में यहाँ पे देखिए जर्मेनियम भी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ए व बी दोनों है यहाँ पे, सिलिकॉन जर्मेनियम दोनों यहाँ पे सेमीकंडक्टर या अर्धचालक हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, यहाँ पे शुष्क सेल में एनोड का काम करता है। तो शुष्क सेल में एनोड का काम कौन करता है? ऑप्शन है यहाँ पे जस्ते का कार्बन, कार्बन की छड़,
नौसादर या मैग्नीज डाइऑक्साइड। शुष्क सेल, तो शुष्क सेल में हम एनोड के लिए किसे यूज़ करेंगे? देखिए कार्बन की छड़ को यूज़ करते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 है। विद्युत बल्ब के भीतर तो देखिए क्या भरा रहता है? ऑप्शन है निर्वात रहता है, वायु भरी रहती है, निष्क्रिय गैस भरी होती है या हाइड्रोजन गैस भरी होती है। विद्युत बल्ब के भीतर, क्वेश्चन नंबर 40। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आज के क्वेश्चन आपको बहुत यूनिक लग रहे होंगे, बहुत हटके क्वेश्चन है जो हमारे डेली लाइफ, लॉजिकल लाइफ से, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़े हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, निष्क्रिय गैस भरी होती है विद्युत बल्ब के भीतर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, बिजली के फ्यूज का तार किससे बना होता है? ऑप्शन है तांबे से, टिन से, तांबा एवं टिन की मिश्र धातु से, लोहा एवं पीतल की मिश्र धातु से। तो बिजली का फ्यूज तार किससे बना होता है? ये भी एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। आज की क्वेश्चन की सीरीज बहुत अच्छी है, मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन के पैटर्न। आपको कैसे लग रहा है आप कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो 41 राइट आंसर इज ऑप्शन सी, तांबा एवं टिन का मिश्र धातु होता है जो फ्यूज का तार बना होता है। ठीक है, सो याद रखिएगा फ्यूज का तार किससे बना होता है? बिजली का फ्यूज का तार तांबा और टिन का मिश्र धातु। आप इसे कॉपी में नोट करते जाइए, इससे क्या होगा आपका नोट्स भी प्रिपेयर होते जाएगा। ठीक है, नोट्स प्रिपेयर करोगे तो बाद में आपको दोबारा रिपीट करने में, आपको रिवाइज करने में ईजी पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 42, ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है जो, ऑप्शन है उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में बदलता है, निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है, या सिर्फ एसी में प्रयुक्त होता है, या उपरोक्त सभी। तो ट्रांसफार्मर कैसा यंत्र है बताइए? देखिए ऑप्शंस को देख लीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन की सीरीज लेकर आए हैं हम आज आप लोगों के लिए। देख सकते हैं आप कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो किसी भी एग्जाम में पूछा ना गया हो, बल्कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हो। ठीक है, सो आज का जो सीरीज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत ही एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो देखिए 42 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उपयुक्त सभी। देखिए 42, ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, घरों में फ्यूज़ किस क्रम में जोड़े जाते हैं? सो ऑप्शन है श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, किसी भी क्रम में, या किसी भी क्रम में नहीं। तो किसी भी क्रम में नहीं या किसी भी क्रम में ऐसा तो होगा नहीं, सी और डी को तो पहले काट दो। अब बताओ श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में? सभी को पता है आंसर, ऑब्वियसली बात है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, किसको नहीं पता था इसका आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, घरों में पंखा, बल्ब आदि उपकरण किस क्रम में लगे होते हैं? ऑप्शन है समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, किसी भी क्रम में, किसी भी क्रम में नहीं। तो अगेन यहाँ पे सी और डी को पहले काट दो। अब बताओ आंसर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंखा, बल्ब आदि उपकरण लगे होते हैं समांतर क्रम में। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये। देखिए क्या है, इन्वर्टर एक ऐसा यंत्र है जो क्या करता है? ऑप्शन देख लीजिए, एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलता है, या डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में बदलता है, या सिर्फ डीसी वोल्टेज में प्रयुक्त किया जाता है, या ए व बी दोनों। चलिए बताइए आंसर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 45 राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ए व बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सेशन यहीं पर समाप्त होता है फ्रेंड्स। आपको सेशन कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से बताइए। ठीक है, और बने रहिए ऐसे हमारे साथ, ऐसे ही नए नए क्वेश्चंस के लिए, नए नए सब्जेक्ट पर एमसीक्यू सेशंस के लिए। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए फ्रेंड्स, और अच्छा लगे चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।